हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और नीट एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूं। ये फुल सिलेबस करती है, आपको सब कुछ इसी से आने वाला है। आपको इससे ज्यादा या इससे कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स में पूरा कंटेंट मिलेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में, फिजिक्स इंटरेस्टिंग वे में। तो आप फॉलो कर सकते हैं। और आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 15 पे, सो कॉल्ड, जिसे हम लोग बोल रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कई बच्चे इसमें डिफिकल्टी महसूस करते हैं। देखिए मैं इसको कितना सरल बनाने वाला हूं आपके लिए। इसके पहले के चैप्टर्स और पार्ट्स की वीडियो देखने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, आप क्लिक करके बेटा देख सकते हैं। सीक्वेंस में जब भी आप देखते हैं तो आपको फिजिक्स और आसान लगती है और मजेदार लगती है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूं इसमें मेरी बहुत मेहनत है, टॉप क्वालिटी कंटेंट है। कोटा में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये कंटेंट उससे मैच करेगा, या कुछ वीडियोस में तो आपको भाषा इतनी सरल लगेगी कि वो कोटा के भी कंटेंट को बीट करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और ऑनलाइन किसी भी टीचिंग प्लेटफॉर्म पे, पढ़ाई वाले प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो उससे बेटर इसको निश्चित तौर पर आप पाएंगे। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 15 आज स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए, ना 12th के लिए ना जेई के लिए, स्पेशली डिजाइंड फॉर नीट। जैसे नीट वाले बच्चों को जितना चाहिए उतना ही मिले, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो 4 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है, जिससे कि स्पेशल फोकस और प्यारी बात आपसे कर सके विद फुल न्यूमेरिकल्स के साथ में। तो आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे बेटा, जो है थर्मोडायनेमिक्स टर्म, zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका एनोटेशंस के साथ, लिखावट के साथ पीडीएफ मिल जाए, नोट्स, तो बड़ी आसानी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पर आप ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। और यहां पर बात दीजिए, कोई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां कई ऐसे मटेरियल आपको मिलेंगे जो नीट में सिलेक्शन को काफी आसान बना देंगे। आप उनका फायदा उठा सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर चेकआउट करें कि नीट के लिए क्या आपके लिए सुटेबल मटेरियल है। स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो शुरुआत करते हैं लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यानी पहले तो भाई लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या, उसके नियम कानून तो बाद में पढ़ेंगे, लॉस। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स कहती क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है हीट और वर्क में और इनके इंटर कन्वर्जन में, कि हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट हो रही है। नॉर्मली ये जो वर्क होता है वो मैकेनिकल वर्क होता है बहुत जगहों पर थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट और वर्क के इंटर कन्वर्जन में डील करती, कि एक दूसरे से तब्दीली कैसे हो रही है, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ये थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच होती है, कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे ये कन्वर्ट होते हैं, हीट वर्क वगैरह। और इसके अलावा भी हम लोग काफी पढ़ेंगे कि जो प्रोसेसेस हैं आपके थर्मोडायनेमिक, और भी चीजें, वो धीरे धीरे करके हम पढ़ते चले जाएंगे। अब इसको थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए कई कंफ्यूजन बच्चों को रहते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि इसमें यूज होने वाले टर्म्स, उन टर्म्स को, सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, फलाना प्रोसेस, धमाका प्रोसेस, तो उसमें दिमाग घूम जाता है। तो इसलिए हम लोग इस पर भी फोकस करेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब है, जिससे आप पूरी मजबूती से समझ पाए क्या घटना घट रही है और कॉन्सेप्ट पकड़ पाए। कैसे भी सवाल आए आपसे हो जाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस विथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसको जब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज है। तो ये बदलाव को समझने के लिए हम लोगों को थर्मोडायनेमिक टर्म्स समझने होते हैं। और सबसे पहला टर्म है जो बहुत यूज होता है, सिस्टम। ये सिस्टम से मैं लड़के रहूंगा, है ना, ये वो सिस्टम नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होता है? ये एक तरह की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जमावड़ा है। मतलब
इट इज एन असेंबली, वही असेंबली मतलब एकत्रित होते हैं सब ना ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। तो ये क्या चीज हो गई भाई? ये चीज हो गई कि एक सिस्टम हो गया जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, असेंबली है यानी पार्टिकल्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो सराउंडिंग से आपको हीट वगैरह ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं सिस्टम। अब सिस्टम कई तरह के हैं, उसकी हम बात करेंगे। ये जो सिस्टम हम पढ़ते हैं बेटा यहां पर, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कंटेन मैटर। अभी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है ये मैटर कंटेन कर सकता है, सॉलिड्स में, लिक्विड में या गैसेस में, और इनका कॉम्बिनेशन भी ले सकता है कि भाई सिस्टम के अंदर मैटर भी है और सॉलिड का भी है, लिक्विड का भी, दोनों मिला के, तीनों मिला के, गैस मिला के भी हो सकता है। अब एवरीथिंग आउट द सिस्टम यानी जो हमने जमावड़ा किया है, ऐसे समझ लीजिए इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसके बाहर ये क्या है? आउटसाइड, ये हमारी बाउंड्री कहलाती है। बाउंड्री नहीं, ये सराउंडिंग से बाउंड्री ये है, और ये सारी बाहर वाली जो है सराउंडिंग्स है। यानी इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, एक प्रेशर कुकर ले लीजिए आप, प्रेशर कुकर गरमाते हैं तो हीट भी एक्सचेंज करता, सीटी भी मारता है, और अंदर उसके आपने सब दाल वाल बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप क्या समझ लीजिए? पार्टिकल्स हैं, एटम्स है वगैरह हैं, जो बाहर से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं। तो कुकर, प्रेशर कुकर के बाहर आपका क्या है? सारी सराउंडिंग है, जितना भी यूनिवर्स में जो चीज है, और प्रेशर कुकर उसकी क्या है? बाउंड्री है। तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, और दिस इज बाहर जो इन्वायरमेंट है उसे आप बोलेंगे क्या है बेटा? सराउंडिंग है। जैसे मैंने प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया, जैसे आप कनेक्ट कर सकें, फोटो दिमाग में आ सके। प्रेशर कुकर तो सबने देखा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खाना बनता है उसमें तो आगे समझते हैं। ऐसे ही मैं सरल एग्जांपल दूंगा जो लाइफ से कनेक्ट होंगे और आप बहुत तगड़े तरीके से समझ जाएंगे। अब ए सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम इस सराउंडिंग बाय बाउंड्री। भाई प्रेशर कुकर को सराउंडिंग से अलग करने के लिए बाउंड्री ने ही तो अलग किया है। जिस चीज का वो बना है, स्टील का है, जिसका भी है, तो वो प्रेशर कुकर उसकी बाउंड्री हो जाती है। वो बाउंड्री रियल हो सकती है, जैसे प्रेशर कुकर में रियल है, या आप इमेजिनरी भी कंसीडर कर सकते हैं कि भाई एक बाउंड्री है जो सिस्टम को बाहर से अलग कर रही है। अब ये जो सिस्टम बना, इसका बाहर से जो एक्सचेंज करेगा हीट और भी चीजें, उस बाउंड्री से जो एक्सचेंज होगा एनवायरमेंट से या सराउंडिंग से, उस एक्सचेंज के बेसिस पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन हम इस सिस्टम्स के करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड बाय द नेचर ऑफ इट्स ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट अलाउड टू अकर इट्स बाउंड्री। यानी जो समझ गए ना, जो बाउंड्री से इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से जो एक्सचेंज कर रहा है, उसके नेचर के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। किसका क्लासिफिकेशन? इस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम कितने प्रकार के हो गए, क्लासिफाइड कैसे हो गए, इसके अनुरूप पहला सिस्टम हो जाता है बेटा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि ये एक तरीके का समझ लीजिए एक चाय बना रहे हैं आप, तो आपने भगोना चढ़ा दिया, तो भगोने में आपने गर्म करना पानी शुरू किया चाय के लिए, तो चाय का पानी गर्म होगा तो हीट भी एक्सचेंज होगी, खुला वातावरण है, हीट भी जा रही है, और कभी कभी वेपर भी निकल जाए, कभी क्या बिल्कुल निकलेगी, यानी पानी वेपर बन के भी निकल आएगा। तो यहां एक्सचेंज ऑफ हीट भी हो रही है, एक्सचेंज ऑफ मैटर भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया? खुला खेल, यानी ओपन सिस्टम। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, यानी इसके अंदर आपको हीट का एक्सचेंज और मैटर का एक्सचेंज विद सराउंडिंग देखने को मिलेगा। जैसे चाय बनाने की प्रक्रिया मोटे तौर पर समझ गए होंगे आप, इसीलिए यही लिखा हुआ है फिजिक्स की भाषा में, लेकिन आप पकड़ पाए होंगे। दूसरी बात देखते हैं, ओपन सिस्टम हो गया। अब देखते हैं क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि चाय आप बना रहे हैं और सपोज करिए ऊपर आपने क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वॉल लगा दी, कंटेनर विथ लिड एंड कंडक्टिंग वॉल्स। तो जब आपने उसको ढक दिया, ऊपर से किसी प्लेट से ढक दिया, तो क्या होगा? भाप तो बाहर निकल नहीं पाएगी, आपने
तगड़ा दब दब दिया, भाप नहीं निकलेगी, हीट निकलेगी। लेकिन तो यहां एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं हुआ, पानी वेपर बनके नहीं निकलने दिया हमने, लेकिन हीट तो निकली रही है। वो जो लिड लगाए हैं, ढक्कन, वो गर्म हो रहा है और उससे हीट एक्सचेंज हो रही है। तो जहां पर मैटर का एक्सचेंज ना हो, केवल हीट का एक्सचेंज हो, उसे बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ध्यान रखना, ये देखो लिखा, फोटो बना है, मैंने सरल भाषा में बताया है। एक्सचेंज हो केवल हीट का, मैटर का नहीं हो, ये लिखा है। फिर एक होता आइसोलेटेड सिस्टम। इसने कहा ऐसी की तैसी मैं कुछ नहीं निकालूंगा मतलब कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं, कोई मैटर का आदान प्रदान नहीं। इसको बोलते हैं दुनिया से कटा हुआ आदमी, अकेले अपने रूम में बंद है, ना किसी से मैं बात करूंगा, ना किसी को कुछ दूंगा। नो मैटर एक्सचेंज, नो गिफ्टिंग, नो टेकिंग, और साथ में बातचीत भी बंद, कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी नहीं है। तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें क्या हो जाता है, ये जो ढक्कन लगा हुआ है, ये इंसुलेटिंग वॉल का होता है। तो इसकी वजह से आपका मैटर भी नहीं निकल रहा, हीट भी नहीं निकल रही, और चारों तरफ भी ये बंद है इंसुलेटेड वॉल से। तो नो हीट इन एंड आउट, नो मैटर इन एंड आउट, कोई मैटर या कोई हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन सिस्टम मोटे तौर पे देखे, ओपन सिस्टम, दोनों हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, क्लोज में केवल हीट हो रही, मैटर नहीं हो रहा है, और आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ नहीं हो रहा है, ना मैटर ना हीट, कोई एक्सचेंज एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से नहीं है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गए। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी, जो स्लाइड में डालना मैं भूल गया था, तो मैंने हाथ से लिखा, ये होता है, देखिए हम बहुत बातें करेंगे थर्मोडायनेमिकल स्टेट की, कि स्टेट वेरिएबल है, स्टेट फंक्शन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है। आखिर ये स्टेट होती क्या है, जिसके बारे में इतनी चर्चा पूरे चैप्टर में होने वाली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? थर्मोडायनेमिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये स्टेट क्या होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए 4 लाइनें यहां लिखी है। स्टेट क्या होता है? किसी स्पेसिफिक टाइम पर जो उस सिस्टम की स्थिति होती है, यानी ए थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज इट्स कंडीशन, कलर कौन सा है हाथ में मेरे, कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर समय में उसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। अब ये जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, इसको पहचानते कैसे हैं, उसको बताने के लिए कुछ वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो अगली स्लाइड में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगड़म बगड़म आएंगे। बात पकड़ में आ रही है ना? जैसे कि आप एक मजेदार एग्जांपल मान लीजिए, एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, जमीन पर खड़ा है। अब उसको एकदम से कुछ सनक सवार हो गई और वो एक बिल्डिंग पे चढ़ गया, यहां पहुंच गया, मान लीजिए चढ़ा ली उसने थोड़ी, हम धर्मेंद्र शोले का बन गया, और टंकी पे चढ़ गया पानी की। तो अब भाई साहब यहां पर इनका स्पेसिफिक टाइम पर ये जमीन पे खड़े थे और ये टंकी बहुत ऊपर है, तो यहां पे इनको कुछ जमीन पे थे, कुछ गर्मी का आभास था, नीचे मान लो गर्मी पड़ रही है, और ये टंकी के ऊपर चढ़ गए तो इनकी हाइट बढ़ गई, वेरिएबल चेंज हुआ कुछ, और थोड़ी ठंडी हवा लगने लगी सपोज करिए। तो कुछ वेरिएबल्स में तो इस स्टेट को, क्योंकि दोनों ही स्टेट हैं, स्पेसिफिक टाइम पर इसकी कंडीशन ये, स्पेसिफिक टाइम पर कंडीशन ये, तो ये जो ठंडी हवा खा रहे थे या इनकी हाइट बढ़ गई, एक पोजीशन पे आ गए, इसको बताने के लिए 2-3 बातें हमने बताई कि भाई कितनी हाइट पर हैं साहब, और ठंडी हवा कितनी लग रही है, समझाने के लिए, जैसे आप फील कर पाए ठंडी हवा का झोंका, हवा। यहां पर हाइट इनकी 0 थी, जमीन पर थे, और नो ठंडी हवा नो ठंडी हवा, एयर नहीं लिखेंगे ये, तो ये इसके वेरिएबल्स हो गए इस स्टेट के, कि हम बता पा रहे हैं, इससे स्पेसिफाई कर पा रहे हैं कि बंदा कहां था, h बराबर 0 यानी जमीन पर था, और कोई ठंडी हवा नहीं लग रही थी, इसका मतलब हवा चल नहीं रही थी या गर्म हवा लग रही थी, और यहां पहुंचे तो ठंडी हवा और एच। तो ये क्या रहा, एक स्पेसिफिक स्टेट किसी टाइम पर हम बता सके, और ये स्पेसिफिक स्टेट क्षण भर के लिए नहीं है, जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। ये भाई साहब यहीं खड़े मिलेंगे आपको, और ये यहां पे खड़े मिलेंगे जब तक ये उतरेंगे नहीं, ये उतारा ना जाए इनको। तो समझ में आया, स्टेट का मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या कंडीशन है, और वो कंडीशन इनडेफिनिट टाइम के लिए बनी रहे जब तक हम चेंज ना कर रहे हैं उसको।
बात पकड़ में आ रही है ना? ये कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट, इस स्टेट पर स्पेसिफिक वेरिएबल से इसको हम बताते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। जैसे हाइट और ठंडी हवा, और हाइट और ठंडी हवा समझाने के लिए फील कर पाए कि भाई किसी कंडीशन को कैसे बताओगे ये कंडीशन है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेन खिलाड़ी हो जाते हैं। इससे हम बता देते हैं कि इसकी स्टेट या कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या है। समझ में आया? तो ये एक स्टेट था, ये दूसरी स्टेट थी। ये जानना बहुत जरूरी है, फील करना जरूरी है, अदरवाइज लुफ्त नहीं आएगा, डिफिकल्ट लगेगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मजा आ गया। दैट इज फुली आइडेंटिफाइड बाई वैल्यूज ऑफ ए सुटेबल सेट ऑफ पैरामीटर्स। यही पैरामीटर्स जो मैंने कहे उस थर्मोडायनेमिक के लिए अलग, ये तो सरल भाषा। नोन एज स्टेट वेरिएबल्स, इनको बोल देते हैं स्टेट वेरिएबल, जिससे हम ये अनाउंस करते हैं या पता करते हैं किसी क्षण किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी क्या कंडीशन है। बहुत बढ़िया। और यहां पर हमने एक आपको क्वेश्चन दिया है कि जो इस कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे पकड़ रहे हैं वो झट से बदलने वाली नहीं है, वो इनडेफिनिट टाइम के लिए वैसी ही रहेगी जब तक उसको छेड़ा ना जाए। तो स्टेट इज नॉट merely the condition of the system at a specific time, but that is the condition is same, unchanging over an indefinitely long duration of time। बात समझ गए होंगे? ये कई लोगों से आप पढ़ रहे होंगे बेटा, 1% के अलावा 99% मुझे उम्मीद है कि स्टेट के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आप कहीं पढ़ रहे हो। और यही भारी मात्रा में गलती होगी, क्योंकि जिसकी हम बातचीत रामायण में राम के बारे में बिना बताए राम की प्रशंसा किए जा रहे हैं। पहले ये तो बताओ राम है कौन है, तो पकड़ में आएगी बात ना आपको। तो ये बताया गया है कि स्टेट का मतलब क्या होता है और स्टेट वेरिएबल की भूमिका क्या है, जिससे आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं और पकड़ते हैं बात अपनी पढ़ाई की। अब जैसे हम समझ पाए थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, अब हम समझ गए स्टेट वेरिएबल जैसे ही आया हम पकड़ पाए स्टेट वेरिएबल हाइट और ठंडी हवा, मतलब उसके स्टेट वेरिएबल क्या है जिससे वो स्पेसिफिक कंडीशन डिसाइड कर सकेंगे, स्पेसिफाई कर सकेंगे, बता सकेंगे, है ना। तो देखिए द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही तो ठंडी हवा तो नहीं कह सकते, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर which help us to completely specify state of thermodynamic system। हम सिस्टम भी समझ गए, स्टेट भी समझ गए, थर्मोडायनेमिक भी समझ गए, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेट बताने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का सहारा लिया जाता है, जिससे उसकी स्पेसिफिक स्टेट बता सकें। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव इन नेचर जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब क्या है? तो एक्सटेंसिव होता है जो उसके साइज पर डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साइज पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम कितना कम या ज्यादा है, ये वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। टोटल मास कितना है, साइज पे डिपेंड कर रहा है। और ये एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं। और प्रेशर, ये एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं। और इसके बाद इंटेंसिव कौन से होते हैं? आर दोज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। तो ये रहा आपका टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल्स। ये प्रेशर एंड डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव वेरिएबल्स हो जाएंगे, जो इसके साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। बड़ी अच्छी बात। अब हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट, अब आप समझ रहे हैं कि स्टेट मतलब कौन सी स्टेट? भाई किसी क्षण कोई कंडीशन है सिस्टम की, उस समय पीवीटी में जो रिलेशन है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वही इक्वेशन ऑफ स्टेट है। उस स्टेट की यहां पर है इसकी इक्वेशन, यानी जिस चीजों से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, उसमें क्या ताल्लुकात हैं, क्या रिलेशनशिप है। तो पीवीटी का रिलेशन, आहा, तो ये हो गया पीवीटी का रिलेशन। गैस, आइडियल गैस लिक्विड पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी। म्यू है नंबर ऑफ मोल्स, आप हमसे अच्छा जानते हैं क्योंकि आप केमिस्ट्री में इसको पटक पटक के इसका कबाड़ा किया होगा। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, एक समय पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे या तो प्रेशर एंड वॉल्यूम या टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम।
बाकी ये बदलेंगे तो टेम्परेचर अपने आप ही बदलेगा, प्रेशर वॉल्यूम, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वरना फॉर ए गिवन मास, तो फॉर ए गिवन मास म्यू कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तीन में दो ही रहते हैं, तीसरा अपने आप बदलने लगता है, इसलिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें बोलते हैं। यह है स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब बेटा एक कदम और आगे बढ़ते हैं प्यार से। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? अरे ये जो बंदा खड़ा था ना यहां, ये जो चढ़ गया था पानी की टंकी पर, ये जिस तरह चढ़ा है वही प्रोसेस है। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, स्टेट मतलब ये स्टेट कह रहे हैं वो यूपी बिहार वाली स्टेट ना पकड़ लेना, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यही लिखा है, व्हेन स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस, thermodynamic state variables also changes like pressure, volume and temperature of the system. This process is known as thermodynamic process. क्योंकि यहां पर इस बंदे का थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो पीवीटी अलग होगा और यहां मेरे बच्चों पीवीटी अलग होगा। ये वेरिएबल बदल गए, स्टेट वेरिएबल्स, या है ना जिसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। इस वजह से ये जो प्रोसेस है बदलाव का, इनमें जो बदलाव आ रहा है इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो एक्सचेंज, नो नेट फ्लो ऑफ हीट, नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम। और ये हीट का फ्लो क्यों नहीं होता दोनों सिस्टम में? क्योंकि दोनों के टेम्परेचर इक्वल होते हैं। ये अभी जीरोथ लॉ में बातचीत की जाएगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि हीट एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ये हम पहले से हमको पता है, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। खैर इस बात को फिर से मैंने याद दिला दिया और हम और आप इस बात को पकड़ पाए हैं। अब ये एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक वॉल क्या होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सब होगा। एडियाबैटिक वो वॉल होती है जो अपने से, इंसुलेटिंग वॉल है, अपने से हीट का एक्सचेंज रोक देती है। इधर भी कुछ हीट, आग जला रहे हैं, उधर पानी रखे हुए हैं, बीच में आपने लगा दिया एडियाबैटिक वॉल, तो हीट, आग की गर्मी पानी में नहीं जाएगी, पानी गर्म नहीं होगा, क्योंकि बीच में इंसुलेटिंग मीडियम लगाया है, एडियाबैटिक वॉल लगाई है। ठीक है साहब। दूसरी होती है डायथर्मिक वॉल या कंडक्टिंग वॉल। इसमें जब ये वॉल लगाते हैं तो ये वॉल में हीट का एक्सचेंज बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। आग और पानी के बीच में डायथर्मिक वॉल लगाई, कंडक्टिंग वॉल लगाई, तो हीट का एक्सचेंज बहुत मोहब्बत से होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, ये सारा इस्तेमाल होगा, इसलिए हमारी पकड़ इन सब टर्म्स में मजबूत होनी चाहिए। अभी और देखिए कितनी सरल भाषा आएगी और आप इंजॉय करेंगे। बस नोट्स बनाइएगा जिससे भूले ना आप। बाकी ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे ही दूंगा। खैर, अब आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए एक मिनट की बात कर लेते हैं। आपने अभी तक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसमें भी है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ सुना होगा, जीरोथ लॉ नहीं सुना होगा। तो ये जीरो लॉ क्यों बना दिया? क्योंकि ये अंडा है क्या? ये कोई अंडा नहीं है। हुआ ये था कि फर्स्ट लॉ पहले बनाया जा चुका था। अब जब इसके बारे में सोचा गया तो ये बताना हुआ कि फर्स्ट लॉ में जो हम चर्चा कर रहे हैं टेम्परेचर वगैरह की, थर्मल इक्विलिब्रियम की, वो तो हमने बताया ही नहीं। यानी हमने पूरी रामायण लिख दी, श्री राम कौन थे ये बोला नहीं। तो अब क्या करें? तो अब उन्होंने कहा कि पेज नंबर 1 2 3 4 डाल के छपा लिए किताब। तो अब ऐसा करो, पेज नंबर 0 डाल दो और श्री राम के बारे में लिख दो कि कौन थे, इंट्रोडक्शन, जिससे जो भी भक्तगण इसको पढ़े वो समझ पाए कि श्री राम को फॉलो करने से कितना फायदा है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, है ना। तो अब यही इसके साथ हुआ, पेज नंबर छप गए, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2। अब जब पता चला अरे इसको तो बताया नहीं, तो ये इसको क्या करना पड़ा, या तो सारे पेज नंबर बदलो फिर आप। वो थोड़ा मुश्किल काम था कि चलो भाई नाम पढ़ गया, पढ़े रहने दो, बड़ा हो गया बच्चा, अब इसका नाम क्या बदलें। तो जो रह गया था इसका जीरो नाम रख दिया। जीरो शायद एक फिल्म भी आई थी शाहरुख खान की, तो ये मैंने देखी नहीं, इच्छा थी देखने की। तो एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया, आप समझ गए। अब जीरोथ लॉ बहुत ही प्यारा सरल लॉ है, कुछ खास नहीं बोलता। तो जीरो लॉ क्या बोलता है कि कोई भी दो सिस्टम, सिस्टम नंबर ए, सिस्टम नंबर बी, अगर किसी तीसरे सिस्टम से
इक्विलिब्रियम में है, तीसरा सिस्टम के बीच में ऐसे हमने लगा दिया है यहां पर समझाने के लिए। ये लगी है आपकी कौन सी वॉल? डायथर्मिक कंडक्टिंग वॉल। शुरू में ये एग्जाम्पल भी दिया है वॉल, और इसके बीच में हमने लगा दी है ये कौन सी वॉल है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल जो होती है इंसुलेटिंग होती है और ये कंडक्टिंग होती है, कई बच्चों को याद नहीं रह पाता। तो ए और ये सी सिस्टम है, अगर ये ए सी से इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी से इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। शुरू में हुआ होगा, आप ठंडे पड़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम में मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। बी सी के इक्विलिब्रियम में है तो बी का सी के बराबर है। उसके बाद क्या किया जाता है कि यहां इन दोनों वॉल्स को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी ऊपर पहुंचा देते हैं हम लोग एडियाबैटिक वॉल और बीच में कंडक्टिंग वॉल। फिर हम देखते हैं ए और बी आपस में कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं कर रहे हैं। कंडक्टिंग वॉल लगाने के बाद भी अगर वो सी से इक्विलिब्रियम में थे तो इसका क्या मैथमेटिकल मतलब है कि टी ए बराबर टी सी, टी बी बराबर टी सी, इसका मतलब टी ए बराबर टी बी। बस यही जीरोथ लॉ है टेम्परेचर के माने में अनाउंसमेंट। और बाकी मुद्दा फिर से एक बार कह रहे हैं, 3-4 स्लाइड निपट गई। ये समझ पाए आपने क्या किया हमने? अगर एक सिस्टम ए सी से इक्विलिब्रियम में है मतलब टेम्परेचर दोनों का बराबर, बी सी से इक्विलिब्रियम में है यानी बी और सी का टेम्परेचर बराबर, कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा, सब शांति मिल चुकी है। अब इसके बाद एसी को इंटरैक्ट होने का मौका दे रहे हैं हम। ए सी से इक्विलिब्रियम में था, बी सी से इक्विलिब्रियम में था, बीच में हमने कंडक्टिंग वॉल लगा दी कि भैया आपस में कुछ करना कर लो, कुछ नहीं कर रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब है टी ए बराबर टी बी। तो सिंपल सी बात है कि दो सिस्टम आपस में तीसरे सिस्टम से इक्विलिब्रियम में है तो खुद भी इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। यही जीरोथ लॉ है। टेम्परेचर का इसमें यूज आ गया है क्योंकि टेम्परेचर अगर सेम होगा तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, वो इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात पूरी आप समझ पाए, यही जीरोथ लॉ था। और यही जो डायग्राम वायग्राम बने हैं इसी को मैंने झट से समझा दिया, जो आपके लिए समझना भारी नहीं है। यही सारी बात लिखी थी। पहले यहां पर लगाया था, देखिए डायथर्मिक, पहले लगाया था दूसरा फोटो, यहां देखिए लगी है डायथर्मिक वॉल यानी कंडक्टिंग वॉल और ये इंसुलेटिंग एडियाबैटिक। फिर हम एक्सचेंज कर देते हैं, एडियाबैटिक ऊपर और डायथर्मिक नीचे। तो डायथर्मिक बदले, अब ये ए बी आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, काम खत्म हो गया है। तो इसमें कुछ भी, ये पूरी बात है, वही जो बात आपको बताई गई है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अब इसके बाद इसका इतना ही है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल न्यूमेरिकल में इसका नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंस बताता है कि टेम्परेचर कौन है, कहां से कूद पड़ा। तो अब आ जाता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ का ही इस्तेमाल होता है। लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये है ही, कहता ही ऐसी बात है। क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन की बात। कोई नई बात तो है नहीं, जितनी एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी का कुछ होने वाला है, बात खत्म। भाई 10 रुपए का तो जमाना नहीं, आपके पापा ने 1000 रुपए आपको दिए तो 1000 रुपए लेके आपने एक मूवी देखी, एक आइसक्रीम खा के बाकी बचा लिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हजारों ही रुपए तो आएगा। यही ये कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर किसी सिस्टम को आपने, ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हीट सप्लाई कर दी है तो ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम या तो करेगा वर्क डन। भाई आपको 1000 रुपए मिले तो वर्क डन ये किया कि आप फिल्म देखने चले गए, आप आइसक्रीम पिज्जा खाने चले गए, वर्क डन हो गया। प्लस जो बचा जेब में है, प्लस जो बचा है आपके पास, भाई वर्क डन किया। और उसके अलावा इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है क्योंकि एनर्जी हीट मिली है। आपके पॉकेट में पैसे आ गए, 1000 रुपए मिले थे, 700 खर्चा किया, 300 हमारी जेब में है। तो यही बोल रहा है ये। मतलब क्या रहा? अभी देखिए कितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, काम खत्म। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। जितना दिया उसी में से कुछ खर्चा करोगे, कुछ जेब में रखोगे। तो सिस्टम को जितनी हीट आपने दी उसमें से कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करेगा और कुछ अपने पास रख लेगा, रख पाया तो इंटरनल एनर्जी। अब ये दूसरी सवाल उठ जाएगा कि सर वर्क डन तो हम पहचानते हैं, बहुत किया वर्क डन,
2-4 सालों में। लेकिन सर इंटरनल एनर्जी क्या है? भाई जेब आपके पॉकेट में पैसे 300 रुपए बचे हैं, वही आपकी इंटरनल एनर्जी है। पहले तो फक्कड़ थे, जीरो मनी, पापा देंगे तभी तो मिलेगा, मम्मी देंगी तभी तो मिलेगा। तो यही बात हम अब सीख लेंगे कि इंटरनल एनर्जी का मामला क्या। इट इज वेरी सिंपल, और आपको ज्ञान के चक्षु खुलते चले जाएंगे सरल भाषा में। तो ये समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत आसान लॉ, समझ गए आप। आगे देखते हैं, तो यहां पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये है क्या? फिजिक्स को फिजिक्स नहीं समझिए, अपनी लाइफ समझिए। देखिए मधुर संबंध, डेल्टा क्यू है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स। अब ये जो होता है हीट देने का प्रोसेस, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आप जा रहे हो तो किस रास्ते से जा रहे हो। मान लो यहां वो बंदा खड़ा था ना जमीन पर, और ये टंकी पे चढ़ा था, तो ये सीढ़ी लगा के चढ़ा है, हेलीकॉप्टर ने टपकाया है इसको, या किसी ने उठा के ऐसे फेंक दिया है? पाथ अलग अलग हो गए ना। ये खुद चढ़ा है सीढ़ी चढ़ के, वन पाथ। दूसरा क्या था? हेलीकॉप्टर ने उठाया और टाएं, दूसरा पाथ। तीसरा किसी ने कहा, खली साहब ने, ये लो, उछाल दिया, पहुंच गए। तो ये तीनों का पाथ डिफरेंट है, तो वर्क डन इन ऑल 3 डिफरेंट पाथ्स विल बी डिफरेंट। तो ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। इनिशियल फाइनल से केवल मतलब नहीं है कि यहां थे यहां पहुंच गए, बात खत्म ना। किस रास्ते से गए हो इससे डिसाइड होगा कि आप इस रास्ते से गए हो, इससे गए हो, या कुछ ऐसे गए हो। पाथ डिपेंडेंट। दूसरी बात, डेल्टा क्यू था और डेल्टा डब्ल्यू भी पाथ डिपेंडेंट है। जो एनर्जी आप दे रहे हो, ये तो डब्ल्यू के मतलब समझाया, डेल्टा डब्ल्यू ही समझो कैसे टपकाया, वर्क डन जिसमें लगा। आप जो पैसे मिल रहे हैं आपको, उसका पाथ क्या है? पापा से पैसे लेने हैं, ऐंठने हैं आपको, पढ़ाई का बहाना किया, कुछ जेन्युइन बात बताई, कुछ दांव पेच लगाया। तो पैसा मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस रास्ते से सही गलत करके आप पैसा ले पाए हैं, थोड़ा सा 19-20 करके। वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन और हीट जुद आपको दी गई है, ठीक। लेकिन एक तीसरा फंक्शन है इंटरनल एनर्जी। भाई पैसे कैसे भी मिले हो, पहले नहीं थे, अब मेरे पास 1000 रुपए हैं, इसमें पाथ का क्या लेना देना? तो ये हो गई इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो स्टेट वेरिएबल है, यानी इनिशियल फाइनल स्टेट से मतलब है, बीच के रास्ते से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब आपके पास जीरो मनी थी, अब 1000 रुपए हैं, बस कैसे मिले छोड़ो। तो ये क्या? डेल्टा यू, आपकी एनर्जी इंटरनल बढ़ चुकी है, 300 बच गए हैं। पहले कुछ नहीं थी, अब कहा पी के हम बैठे हैं, मेरे पास 300 इंटरनल एनर्जी है, 700 फूंका है हम। तो इससे क्या हो रहा है? किसी भी तरीके से मिले हो, 300 तो है मेरे पास। तो ये ध्यान कई बार रिपीट होगा, 2-3 बार प्रेजेंटेशन में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, डेल्टा यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात। नॉर्मली हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, यहां पर देखिए ऐसे लिखा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इसको डिफरेंशियल में लिखा जाता है नॉर्मली, तो इसको आप लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। आप ये समझ लीजिए डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा बड़ा चेंज, और जब डिफरेंशियल में लिखते हैं इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज। लिमिटिंग प्रोसेस पिक्चर में आ जाता है, टेंडिंग टू जीरो, यानी बहुत ही छोटा चेंज है, तो डी क्यू लिख देते हैं डेल्टा क्यू की जगह, बस और कुछ नहीं, इतना ही पकड़ो। और जब कहीं डी यू निकालना होगा मेरे बच्चों, तो क्या लिख देना? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, इसी इक्वेशन से टीप दिया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, बायो से ज्यादा आसान फिजिक्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और थोड़ी प्रैक्टिस सवाल की करनी होगी, जिससे उसका एप्लीकेशन कर सकें आप, है ना। फिजिक्स में ये जरूरी है। खैर बात ये समझ गए होंगे। एक कदम और बढ़ाते हैं अभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स में, या इस कार्य फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू,
इन सब का प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू रखते हैं तो हमारा काम बनता है। सिस्टम को एनर्जी दिए हैं, हीट दिए हैं या सिस्टम ने हमको दी है, या दिए हैं या लिए हैं, इंटरनल एनर्जी दिए हैं या लिए हैं, वर्क डन किए हैं या हुआ है। तो इसी की वजह से प्लस माइनस रखते जाते हैं, दो ही सिंबल, दो ही साइन आते हैं। चलिए देख लेते हैं किसको क्या पकड़ना होगा जिससे सुंदर बात हो सके। थर्मोडायनेमिक साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। तो अगर हीट आप सिस्टम को दे रहे हैं तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव ले लेना, भाई सिस्टम को हीट दे रहे हो। अगर सिस्टम से हीट ले रहे हो तो निगेटिव रख लेना, दिख रहा होगा सिस्टम को दे रहे पॉजिटिव, ले रहे निगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है, सिस्टम काम कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। सिस्टम पर काम कर रहे हो, ऑन द सिस्टम, वॉल्यूम डिक्रीज होना मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम घटेगा तो निगेटिव वर्क। ऑन द सिस्टम होगा तो वॉल्यूम नॉर्मली कम होगा, तो उस समय आपका वर्क डन निगेटिव। इंटरनल एनर्जी व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो आपका डेल्टा यू विल बी निगेटिव, इंटरनल एनर्जी निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है जो कि इस प्लस माइनस के साथ ही इस इक्वेशन में रखेंगे तो ही मजा ले पाएंगे, वरना गलत वैल्यू निकल आएगी। खैर आप इतना बढ़िया से समझ गए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। यहां पर देखिए इन द इक्वेशन जो वाली बात हम लोगों ने सीखी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऑल थ्री क्वांटिटीज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। या तो आप कैलोरी में लिखो या जूल में लिखो, ऑब्वियस सी बात है। एक ही यूनिट में लिखोगे फिर भी याद दिलाया जा रहा है कि जूल या कैलोरी जो मन में आए लिखो, या सवाल में जो दिया हो तीनों एक ही यूनिट में लिखिएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात, dq एंड dw डिपेंड्स नॉट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बट द पाथ। ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, बात कर चुके हैं। जबकि डेल्टा du हमारा फाइनल और इनिशियल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। अभी मैंने बताया था, फिर आया, एक बार फिर आएगा, जिससे आप किसी भी हालत में भूले ना। बहुत अच्छी बात। अब देखिए आगे चलते हैं। लिखा है फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन फर्स्ट लॉ। भाई जो टर्म्स फर्स्ट लॉ में यूज थे उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या है। तो पूरा लॉ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू के अराउंड घूमता रहता है, ये हम जान ही रहे हैं। लगभग बहुत सारी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मामला है, हर जगह लगभग लग सकता है, इसलिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। लेकिन इस इक्वेशन में प्रॉपर साइन रखना बहुत जरूरी है। अगर डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू का साइन गड़बड़ रख दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ गए आप? तो साइन पकड़ के चलें, सही साइन रखें, पकड़ के चलने का मतलब ये है। चलिए कुछ बातें और देखते हैं। वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहां पर देखिएगा बाई लिखा है, यानी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो काम कर रहा है। कैसे बताया? एक गैस भर दी है, इस पे एक पिस्टन लगा दिया, मूवेबल पिस्टन। इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, गैस भरी है। अब ये गैस एक्सपैंड हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे जो पी लिया है प्रेशर कांस्टेंट है। तो गैस जब एक्सपैंड होगी तो पिस्टन को ऊपर खींचेगी, ढकेलेगी मतलब। तो ढकेला dx मान लीजिए ढकल गया है ये, तो इस गैस ने वर्क डन किया है। अब इस पे फोर्स कितना था भाई साहब? तो फोर्स होता, प्रेशर होता है F/A, तो फोर्स कितना हो गया? P इंटू, यहां पर हम प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो ये वर्क डन आपको मिल गया, क्योंकि एरिया भी कांस्टेंट था, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो फोर्स भी कांस्टेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दो बेटा। ये देखिए वर्क डन क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, dx खिसकाया था और फोर्स F था, F की जगह पीछे वाला P इंटू ए लिख दो, P इंटू ए dx। और ये a dx क्या होता है? छोटा सा वॉल्यूम, एरिया इंटू v, खटाक से ऊपर आया है, P इंटू dv। अब ये फॉर्मूला भी एक बनेगा। मान लीजिए जो वॉल्यूम है वो इनिशियल से फाइनल कुछ हो गया, vi से vf तक, तो पूरा वर्क डन क्या हो गया? w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन pi टू pf pdv। अब अगर हमारा यहां पर p कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, p लिखिए और यहां पर इनिशियल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। ये वर्क डन निकालने का एक तरीका। प्रेशर कांस्टेंट तो फाइनल चेंज इन वॉल्यूम P इंटू डेल्टा वी,
P इंटू डेल्टा भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक, एक तो ये तरीका। दूसरा, हम थोड़ा सा कानून लगा देते हैं। देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस लॉ पिक्चर में ले लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, हम जानते हैं। यहां से ये जो P इंटू डेल्टा वी है, भाई यहां P सेम है तो चेंज अगर वॉल्यूम में होगा तो डेल्टा टी में चेंज होगा, एनआर और P तो फिक्स है, इसलिए हम पी डीवी को यहां रिप्लेस कर देते हैं। इंटीग्रेशन जो ये कर रहे थे टोटल लिखा हुआ है, तो यहां पर W इक्वल टू पी डीवी पी डेल्टा वी यहां पर, और इसी को इंटीग्रेट कर दिया। देखिए अब यहां पर जब ये वैल्यू रखी एनआरटी, तो एनआरटी में एनआर कांस्टेंट तो बाहर चला गया, डेल्टा टी को इंटीग्रेट कर दिया, यानी वर्क डन निकालना हो तो एनआर टीएफ माइनस टीआई। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान बात है। यहां पर फिर भी आपको मैं रिस्क नहीं लेते हुए पीडीवी लिखा हुआ था, इनिशियल फाइनल लिख देते हैं ऐसे। अब आपने ये देखा था पीवी इज पी डेल्टा डीवी लिख देते हैं इज इक्वल टू एन आर डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर, पी इज कांस्टेंट। अब इस पी डीवी की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन आर डी टी, ये टी इनिशियल टी फाइनल। अब यहां एन आर था कांस्टेंट तो बाहर आ गया, ये इनिशियल फाइनल डी टी, तो ये वर्क डन कितना हो गया एन आर, और यही जो वैल्यू लिखी है टी एफ माइनस टी आई, बस कुछ है नहीं। यहां पर ध्यान रखना प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ग्राफ से निकालना पड़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो एन आर डेल्टा टी, ये वर्क डन हो सकता है या पी इंटू डेल्टा वी। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बदल रहे हैं ना। तो व्हेन प्रेशर इज कहां गया, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर में बदलाव अगर है, तो जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो जो भी इंडिकेटर डायग्राम है उसका हम यहां पर प्रेशर वॉल्यूम ले लेंगे P और ये V, तो इसका एरिया अंडर द कर्व, प्रेशर भी बदल रहा है वॉल्यूम भी, तो ये एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, यही वर्क डन हमें दे देता है। तो यही बात यहां लिखी है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, जहां P भी बदल रहा V भी बदल रहा, P नहीं बदल रहा तो पुराने से प्यार से निकाल लो। ठीक है, अब कुछ बातें और यहां पर, वर्क डन इज ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, फिर से याद कराया जा रहा है। सो वर्क डन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, यानी इनिशियल फाइनल से केवल मतलब नहीं है, क्या पाथ आपने फॉलो किया है वर्क डन को, उससे भी मतलब है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हमने पीछे देखा था वर्क डन क्या होता था, P इंटू डेल्टा वी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा बेटा, 0। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन। आगे इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम है पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव वर्क डन, बढ़ेगा तो पॉजिटिव वर्क डन, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अब फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब एक जगह से शुरू होते हैं और एक जगह उसी जगह लौट आते साइकिल कंप्लीट करके। आप घर से निकले, कोचिंग सेंटर गए, स्कूल गए, फिर घूम घाम के लौट के घर को आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। पाथ कोई भी फॉलो करें, जहां से चले थे लौटे वहीं को। उस दशा में क्या होता है, अगर ये घूमने का, रोटेट करने का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये देखिए क्लॉकवाइज है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। अगर आप ऐसे चले हैं एंटी क्लॉकवाइज तो दिस इज नेगेटिव। ये क्लॉकवाइज यहां लिख नहीं, चलो क्लॉकवाइज पूरे साइक्लिक के लिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई होगी, ये क्लॉकवाइज तो समझ ही पा रहे होगे, थोड़ा खींच दिया है मैंने, तो ये क्लॉकवाइज। तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहां लिखा है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सब कुछ यहीं से आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये बात आप पकड़ पाए। अब न्यूमेरिकल एक आधा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, जिससे हम जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन पकड़ पाए। ठीक है साहब, आइए। लिखा है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एन या म्यू की वैल्यू हो गई है, जो भी कहना चाहिए। आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर,
सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, डेल्टा टी हो गया। फाइंड वर्क डन बाय द गैस, ठीक, ये पहला है। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। हम ये पढ़े, देखिए आपको दिखाऊं, डेल्टा W क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहां वॉल्यूम में चेंज तो दिए नहीं है, टेम्परेचर में दिए हैं, तो हम ये गैस इक्वेशन जानते थे, PV इज इक्वल टू NRT का, यानी P अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। हम इसका P डेल्टा V की जगह इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये रहा डेल्टा W P और ये रहा NR डेल्टा T। अब देखिए ना, ये सारी वैल्यू, ये P कहां से है, सारी वैल्यूज हमें पता है। अब वैल्यू रखना शुरू कर दो, N नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं, डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो आइए इसमें वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। तो देखिए 2 मोल था N, R है 8.31, डेल्टा T क्या है 127 से 27 घटा दो ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 8.31, ये जहां तक 100 आएगा, और उसके बाद ये वैल्यू हो गई 8 2 16, 1600 के आसपास, 1660 आ जाएगा, 8.6 आ रहा है, तो 1616 जूल। ये पहले वाले का देखिए आंसर आ गया, पार्ट नंबर 1। बहुत अच्छी बात। पार्ट नंबर 2 को भी करना चाहेंगे, वो भी बड़े प्यार से हो जाएगा। बोला है इन ए प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ गैस, अब गैस इंक्रीज कर गया है 1000 सीसी से 2000 सीसी तक एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम बड़े प्यार से ये फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हैं। प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो ग्राफ चाहिए होता है। बढ़िया, अब कुछ नहीं करना है इसमें। P का मतलब क्या, अच्छा 1000 के पास्कल दिया है, ये 100 लिखा, K का मतलब 10 की पावर 3, ये प्रेशर हो गया। और प्रेशर में 1000 सीसी से 2000 सीसी, तो 2000 माइनस 1000, और SI सिस्टम में चेंज किया तो 10 की पावर -6 कर दिया। क्यूबिक सेंटीमीटर है, मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 100 जूल, और ये आपका आंसर आ चुका है। तो बस यहां पर इतनी बात ध्यान रखनी थी कि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूले लगते चले जाएंगे। प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो ये महाराज कुछ और देते ग्राफ, अभी देखेंगे क्या होता है। मैं हटता हूं, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो 5 सेकंड के लिए हट जाता हूं, कुछ बच्चे चाहते हैं नोट करना साथ साथ, तो नोट कर लीजिए आप। अगले कदम को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कदम यहां लिखा है एन आइडियल गैस, कलर ले लो, एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA। क्या कहानी है, A से चले B, और B से चले A, B से चले C, और C से चले A, तो ABCA है ना, साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर इन द PV डायग्राम। तो PV, ये P है इधर बना है P, और V मतलब इधर V, P भी बदल रहा है, B भी बदल रहा है, बदलो भाई क्या दिक्कत। इवेलुएट द टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। हम ये जान चुके हैं, ये देखिए कैसा प्रोसेस है, यहां समझने की कोशिश करें। तो ये प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम इसका एरिया निकाल लें, कहा था ना एरिया अंडर द कर्व, जो क्लोज्ड है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वाला, तो ये वर्क डन देगा। और ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क डन विल बी एरिया अंडर भी लिखना नहीं चाहिए, बल्कि एरिया इनक्लोज बाय दिस ट्रायंगल, एरिया क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, एरिया इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल अंडर PV डायग्राम, एंड ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव इन नेचर। पॉइंट लिख दो यहां, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जैसे आपको ध्यान रहे किस लॉजिक के तहत सर
सवाल कर रहे हैं वही लॉजिक आप आसानी से लगा पावे। तो चलिए ना इस कलर बदल लेते, थोड़ा सा मजा आएगा। बदला नहीं तो ये रहा, और अरे भाई ये कुछ गड़बड़ हो गया मामला इसका। खैर, तो इसको आप एरिया वर्क डन निकालने चले। अब मैंने वहां लिख दिया है तो आप समझ पा रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं। मतलब ये लिख चुके हैं इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एबीसी भी लिख दो चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ लिखिए, बेस कुछ भी ले लीजिए, ए बी इंटू ए सी लिख दीजिए, ए सी इंटू ए बी लिख लीजिए, बेस इंटू हाइट कुछ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं। तो ये ए सी बेस इंटू हाइट, जिससे आपको कंफ्यूजन कहीं से ना हो। अब ये निकाल लेते हैं, ये ए सी कितना यहां से यहां तक, तो देखिए यहां कुछ फिगर, ये वी था, ये 3v था, तो चेंज 3v माइनस वी, तो हाफ 3v माइनस वी। ए बी की बातचीत कर लो ना, ए बी तो बी पे 4p और ए पर p, 4p माइनस p, तो ये वैल्यू कितनी हुई, हाफ, यहां आ गया 2v और यहां आ गया 3p, ये दो ने दो को उड़ा दिया है, आंसर आ गया 3pv पॉजिटिव का, यानी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर आंसर। बस थोड़ा पॉइंट नोट्स बना लेना कि 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद भूल ना जाओ, भूल जाओगे ही, क्योंकि भूलना इंसानी फितरत है, भूले ना तो हम लोग पागल हो जाएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो याद रखनी पड़ती हैं अपनी सफलता के लिए, खुशियों के लिए, तो आप इसके नोट्स बना के रखिए, जिससे जब भूले महीने भर बाद 15-20 मिनट दे दीजिए चैप्टर पर, ये जो जो चैप्टर उखड़ रहे हैं दिमाग से फटाफट तैयार हो जाते हैं। नोट्स की ये पावर रहती है। तो आप समझदार हैं, बनाएंगे नोट्स, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखा देता हूं, जिससे कुछ बच्चे नोट करना चाहते हैं तो नोट वोट कर लिया होगा, 5 सेकंड हो गए होंगे। आइए अगली बात करते हैं, एक सवाल और लेते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती चली जाए और मजा आए पढ़ने का, आनंद की प्राप्ति हो। चलिए, द फिगर शोज पीवी ग्राफ, ये पीवी महाराज हैं, कोई टेंशन नहीं अपने को। पूछ क्या रहा है, ऑफ द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, फाइंड आउट फ्रॉम दिस ग्राफ। बिल्कुल फाइंड करेंगे। वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, ए से बी जाने में, अच्छा ए से बी, यहां से ये महाराज, फिर बी से सी अलग अलग पूछ रहा है, फिर सी से डी, सी से डी है, उसके बाद डी से ए, तो ए से बी जाने में कितना काम, बी से सी जाने में कितना काम, सी से डी जाने में कितना काम, डी से ए जाने कितना, अलग अलग अभी निकालते हैं। फिर वर्क डन बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल ए बी सी डी ए, वो तो पुराने तरीके से ही निकाल सकते हैं, या अलग अलग वर्क डन निकालेंगे तो जोड़ के निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले पार्ट को लेते हैं, हैंडल करते हैं पहला पार्ट। तो मैं पहला है ए से बी जाने का, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए से बी जाने का इस्तेमाल कर रहा हूं वर्क डन, तो इसको मैं बोल देता हूं डब्ल्यू, ए से बी ही लिख दो ना, काहे को 1 लिखा जाए, डब्ल्यू ए बी, इससे और क्लियर हो गया। तो ए से बी जाने में वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए बी, तो लिखोगे एरिया ए बी, ए बी और ये पूरा एरिया अंडर तक करवाएगा, ये पूरा। तो यहां कोई पॉइंट नहीं लिखा है, लिखा है, अच्छा ये ए बी के बाद ये बी डैश है, दिखेगा पॉइंट, और यहां पर ए के बाद ए डैश है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए बी, बी के बाद ये बी डैश नीचे जो एक्सेस पर है, और फिर इसके बाद ए डैश, और फिर चाहे तो बस अब समझ गए होंगे ये एरिया, ये रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देने में कोई बुराई नहीं है। खैर, तो ए बी का डिफरेंस कितना है, बी का है 7 और ए था 1, 7 माइनस 1, लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं, ये दिया है लीटर में, तो मैं लिख देता हूं LITRE लीटर, और इंटू हाइट यानी BC, लेंथ इंटू ब्रेथ समझ रहे हैं ना, ए बी इंटू BC कर रहा हूं, नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, ये 12 है और ये 2 है, तो 12 माइनस 2, हाँ 12 माइनस 2 सही है ना, 12 माइनस 2 नहीं बेटा, ये तो ये एरिया निकालने में ये चीज आई है, और ये पूरा बीबी डैश, तो बीबी डैश कितना है, 12 है, ये BC नहीं लिखना चाहिए, बीबी डैश, रेक्टेंगल बड़ा वाला है, ये ए भी ठीक लिखा, ये भी ठीक लिखा, तो 12 इन पूरी लाइन हो गई 12, और है किसमें 10 की पावर 5 में, तो B इंटू 10 की पावर 5
न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां पर यह आ जाएगा 6 लीटर को मीटर में, क्यूबिक मीटर में चेंज करो तो 10⁻³ लग गया मीटर क्यूब। और ये है 12 इंटू 10⁵। ये एसआई सिस्टम में लिख मारा आपने, ये ध्यान रखना, नहीं लीटरी में आंसर कर दो गलत हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई 7200 जूल। ये वर्कडन पहले का निकाल लिया ए टू बी का। अब बी टू सी में वर्कडन बताओ कमेंट करके क्या होगा। तो बी टू सी में वर्कडन हमारा होगा 0। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम। इफ देयर इज नो, ये देखिए वॉल्यूम है नीचे ना, खड़ा खड़ा आ रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देन देयर इज नो वर्क डन। तो यहां पर लिख दो ऐसे, बिकॉज, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, बात पकड़ पाए होंगे ना, देयर इज नो लिख दें क्योंकि आप लोग कभी कभी सिंबल कम पकड़, नो चेंज इन वॉल्यूम, सो नो वर्क डन, नो वर्क डन। बढ़िया। अब तीसरी कहानी क्या हो जाएगी, क्या बचा, सी टू डी है ना, हाँ ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी टू डी। तो हम चले सी टू डी निकालने में, यहां प्रोसेस लिख देते हैं। तो यहां निकालेंगे डब्ल्यू सी डी। अब डब्ल्यू सी डी निकालते हैं बेटा, डब्ल्यू सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां देखिए यहां पर वॉल्यूम बढ़ा था हमारा, तो ये पॉजिटिव वर्क डन था, ये वॉल्यूम इतना, यहां पर वॉल्यूम इतना 7, 1 से 7 पॉजिटिव, इसमें वॉल्यूम कुछ बढ़ा ही घटा नहीं तो 0। अब नीचे वाले में सीडी वाले में वॉल्यूम घट रहा है 7 से 1, तो ये निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो एरिया सी डी फिर ए डैश सी डी ए डैश बी डैश, यानी ये रेक्टेंगल जो नीचे वाला बन रहा है ये, तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ले लो बीसी, बीसी कह रहा हूं सीडी, और सीडी पे तो प्रेशर आ जाएगा, मतलब ये प्रेशर की बात करें, पी इंटू डेल्टा वी लगा रहे हैं, तो ये एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं ना, तो ये पी रहा पूरा इस प्रेशर पे इंटू डेल्टा वी। तो इसकी वैल्यू लिख दोगे कितनी, प्रेशर है 2 इंटू 10⁵, और डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है 2 - 7, 2 नहीं 1, 1 - 7 इंटू 10⁵। ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए प्रेशर की कहानी है, ये कहानी डेल्टा वी की कहानी है। तो P इंटू डेल्टा वी मतलब वही एरिया जो निकाल रहे थे। तो ये एरिया के लिए एरिया कैसे निकलेगा, ये आपको हाइट चाहिए होगी सी बी डैश इंटू और सी डी, ये निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया है ना ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गई इसकी, खैर डेल्टा वी। अब इससे वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, -1200 जूल, ये वैल्यू आ गई आपकी 6 2 12। अब इसके बाद डी टू ए चले, तो डी टू ए में बताओ क्या होगा, डी टू ए में भी डब्ल्यू डी ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं ऊपर वाले की तरह, इतने समझदार आप हैं। तो हमने चारों के अलग अलग वर्कडन निकाल लिए। अब कह रहा पूरा साइक्लिक का वर्कडन निकालो, तो साइक्लिक का पुराने जो अभी पिछला क्वेश्चन किया उससे भी निकाल सकते हैं, इतना एरिया निकाल लो। लेकिन ये निकालने की आवश्यकता ही क्या है, जब हमने चारों वर्कडन निकाल लिए। तो अगर हम साइक्लिक ऑर्डर का वर्कडन निकाले तो व्हाट वी विल डू, नंबर 2 हम सारा वर्कडन जोड़ देंगे। तो W A से B गए थे, फिर B से जहां तक C गए थे, फिर C से हम लोग D गए थे, फिर D से हम लोग A गए थे। WAB आया था हमारा 7200, अगला 0 आया था, फिर WCD कितना आया, माइनस में आया है
-1200, और फिर अगला हमारा 0 आया है, तो 7200 में 1200 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 6000 जूल। ये साइक्लिक ऑर्डर का वर्क डन है। और वैसे भी अगर साइक्लिक ऑर्डर का वर्क डन हम निकालते बेटा तो क्या रहता, इस क्लॉक वाइज है, पॉजिटिव आना चाहिए, और ये कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त मामला है। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, इससे भी अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल आपकी मदद कर देंगे कैसे खेल हम लोग खेल रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए 5 सेकंड के अंदर। अब इंटरनल एनर्जी को जब अच्छे से समझेंगे अभी, तो हम वाले डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू वाले सवाल लगाएंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, पूरी चीज आपको दिख जाए बेटा। ये देखिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और अगली बात सीखते हैं, जहां पर इंटरनल एनर्जी का जिक्र शुरू होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, यही तगड़ा कंफ्यूजन होता है। इंटरनल एनर्जी टॉपिक पढ़ लें और फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, वो कैसे होती है। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर एक सिस्टम है, समझ लीजिए सिस्टम में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है, ये दो तरह से इनके पास होती है। या तो वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन का मतलब है काइनेटिक मोशन, वो ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है। एक तो हिलने की वजह से, मोशन की वजह से, और दूसरी एनर्जी होगी इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जहां ये हैं इनके इर्द गिर्द कैसे लोग मौजूद हैं, तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है। पहली थी हिलने की, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और कॉन्फ़िगरेशन क्या कहां है, आजू बाजू कौन रहता है, उनका इंपैक्ट पड़ रहा होगा, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इनकी दो तरह से आ जाएगी। इंटरनल एनर्जी मतलब हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ पाए कि काइनेटिक पोटेंशियल कहां से आ रही है। ये इंटरनल, ये सब इंटरनल है, ये इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी सिस्टम में है। और P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, यहां शायद लिखा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, कि जो आइडियल गैस लेते हैं, यहां अभी लिखा नहीं, आगे लिखा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, मेरे मन में आ गया है। तो हम आइडियल गैस में उसके मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में, ये जो मॉलिक्यूल या एटम हैं, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं मानते। तो जब अट्रैक्शन रिपल्शन है ही नहीं, तो काहे की पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इन केस ऑफ आइडियल गैस, जो हम लोग आइडियल गैस मान के ही सवालों को करते हैं, जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा, हमारा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। क्यों? ड्यू टू नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन amongst एटम पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स, जो भी लिख दीजिए। बात समझ में आई? आगे लिखा जरूर होगा, लेकिन आप समझ पाए। तो जो इंटरनल एनर्जी बेसिकली आइडियल गैस की होगी, यूके प्लस 0 हो जाएगी, यानी यू बराबर यूके हो जाएगा आइडियल गैस के लिए। बात पकड़ में आ गई होगी। आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। खैर, इस स्लाइड में क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। फिर वही बात लिखी है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इसको केवल मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट से है, पाथ डिपेंडेंसी नहीं है, इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। कौन? इंटरनल एनर्जी। ये बात पकड़ के रखिएगा। खैर, ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो बातें मैंने यहां लिखी हैं, शायद वो यहां लिखी गई हैं जी। ये देखिए, यूपी इज इक्वल टू 0 समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस की नहीं होती, क्योंकि इनके एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है।
केवल काइनेटिक एनर्जी से बात बनेगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी के लिए आप जो इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ी है, U बराबर यूके, और मोनोएटॉमिक गैस है आइडियल गैस, तो 3/2 nRT n मोल्स के लिए ये इसकी वैल्यू हो गई। तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर एंड इज गिवन बाय, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी। तो ये 3/2 nR डेल्टा टी हो गई मोनोटॉमिक गैस के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात समझते हुए। और n है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी है जो कि काइनेटिक इंटरनल एनर्जी के बराबर है। अगली बात, कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए। अभी हम लोग जो CVCP लिखा है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स वगैरह, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जहां हीट कैपेसिटीज की हम लोग बात करेंगे। तो इसको निकालना हो जब यहां पर इंटरनल एनर्जी, NCV डेल्टा टी भी रखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो NCV डेल्टा टी, इस फॉर्मूले को याद रखें। और यहां पर n के लिख के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F/2 RdT भी लिखते हैं। पुराना जो फॉर्मूला था ना 3/2 nRT लिखा था अभी हम लोगों ने, 3/2 nRT, इसी फॉर्मूले का नया वर्जन समझ लीजिए। इसको लिखा है F/2 nRT। जब मोनोएटॉमिक थी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, तो ये आ गया, और कोई डायटॉमिक 5 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, मतलब उस हिसाब से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते हुए सवाल को कर देंगे। और इसी जगह इसको और कन्वर्ट, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा की वैल्यू होती है CP/CV, ये पढ़ेंगे आप, जानते भी होंगे। तो NR गामा -1 डेल्टा टी, ये इसलिए कि कोई चीज रह ना जाए, ऐसे भी हम वर्क डन निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी, वर्क डन नहीं है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। फिर से देखिए आप गलती ना करें। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, UF - UI। एक आधे न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ी बात और दिमाग में घुसेगी, काफी कुछ तो चर्चा हुई है। तो लिखा है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 370 मास है, 373 केल्विन, इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, भाप में बना रहे हैं, एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर को नहीं बदल रहे हैं, सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बिकम्स दिस वन। भाई वॉल्यूम बदल गया है, वेपर बनी है ऑन बॉइलिंग। व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज दिस वन। तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, यानी L की वैल्यू वाटर की दे रखी है। हम यहां पर जो इक्वेशन लगाएंगे वो ये लगाएंगे बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि कितनी हीट हमने सप्लाई की, कितना वर्क डन वेपर बनी है, वॉल्यूम बढ़ा है, कितना वर्क डन गैस ने किया है, उसको इससे घटा देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वॉल्यूम लिख लीजिए, 1 किलोग्राम का वॉल्यूम ऑफ 1 kg वाटर, SI सिस्टम में लिखना होगा ना, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 1000 cc क्यूब आता है, मैं वो भी लिख दूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आ जाएगा। 1 किलोग्राम मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है। अब वॉल्यूम ऑफ 1 kg स्टीम, जो वेपर बना है, उसका मामला क्या हो गया, 10 की पावर 3, ये बताया था इन्होंने 1671, 10 की पावर 3 इंटू -3 इंटू 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, 1.671 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम। आगे चलते हैं, स्टीम की बात हो गई, और आगे हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन निकालना है ना, चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V। तो वॉल्यूम को बाद वाले को पहले से घटा दो, 1.671 माइनस 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो वैल्यू आ जाएगी 1.670 मीटर
क्यू। प्रेशर यहां दिया हुआ था, सेम टेम्परेचर, और प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर। जो नहीं दिया तो जो हम नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर होता है उसी को पकड़ रहे हैं, जो हम गर्म कर रहे हैं। उसकी वैल्यू होती है 1.01, और ये प्रेशर कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन इन एक्सपेंशन, वाटर से बन गया है वेपर, तो ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई, P इंटू डेल्टा वी, क्योंकि V कांस्टेंट था यहां पर, 1.01 इंटू 10⁵ इंटू डेल्टा वी 1.670। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.686 इंटू 10⁵ जूल। अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, अगर कैलोरी में वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जो लेटेंट हीट दे रखी है देखिए कैलोरी में दे रखी है, इसलिए 4.2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इतनी कैलोरी, मतलब 4.015 इंटू 10⁴ कैलोरी। ये इसका वर्क डन हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप समझ रहे हैं फिर भी। अब यहां पर डेल्टा क्यू की बात करते हैं, तो डेल्टा क्यू कितना है, क्योंकि देखिए एम, जो डेल्टा क्यू होता है उसकी वैल्यू m इंटू एल होती है। m यहां पर 1 किलोग्राम दिया था, इसलिए केवल l की वैल्यू ले लेंगे। q होता है ml, जो हीट सप्लाई होती है जब स्टेट बदल रही होती है, और जब टेम्परेचर बदलता है तो ms डेल्टा t ml। तो m1 है यहां पर, इसलिए m की वैल्यू 1 रख दी, और l कितना था कैलोरी में 5.4 इंटू 10⁵ बेटा, और वर्क डन कैलोरी में निकाला है 4.015 इंटू 10⁴। अब इसको आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 4.9985 इंटू 10⁵ कैलोरी। ये आपका आंसर आ गया है। वर्क डन, ये सारा आंसर आपके हाथ में है, और वर्क डन ये पॉजिटिव था, एक्सपेंशन था, और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आई है। तो इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे यहां पर। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। यहां पर ऐसा मत समझ जाना कि स्टीम को सेम टेम्परेचर पे कन्वर्ट किया है, तो पीछे जो पढ़ा था कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है केवल इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपने टेम्परेचर नहीं बदला तो पता लगा उसकी इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदली। यहां इस स्थिति में आप बाहर से हीट दे रहे हैं उसको, तो बाहर से जो हीट मिल रही है उससे टेम्परेचर तो नहीं बदला सेम टेम्परेचर पर, लेकिन वर्क डन करा बैठे। तो जब वर्क डन करा बैठे हैं, जो आपने हीट दी है उसमें बची हुई जो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। तो क्या इंटरनल एनर्जी का मामला है, वो ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले से अब इंटरनल एनर्जी इतनी बदल जाएगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं ले लेना कि सर ने अभी बताया था कि 3/2 एनआरटी लगाना है, मोल वोल सब कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाने पढ़ने का मतलब ही क्या रहा, फिर तो उसी से सब निकालो। ये इसलिए यहां कर रहे हैं कि जब आप एक्सटर्नल हीट देते हैं तो उससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस तरीके से घटना यहां घटती है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली बात करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी देर में शायद आपने नोट कर लिया होगा। बेटा यहां भी वैसे भी ये वाटर है, वो आइडियल गैस की बात थी, तो आइडियल गैस एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है, तो उससे कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक, वाटर गैस नहीं है। अगली चीज देखते हैं, न्यूमेरिकल और लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छा बन सके। तो यहां पर देखते हैं क्या है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस पासेस फ्रॉम स्टेट ए टू बी। एक आइडियल गैस को ए से बी ले गए ये रास्ते से, अच्छा कैसे ले गए अभी नहीं पता। फर्स्ट बाय मींस ऑफ द प्रोसेस 1, हाँ 1 से ऐसे ले गए, देन बाय मींस ऑफ प्रोसेस 2, फिर इसके बाद इधर से
दो तरीके हैं, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये। इन विच ऑफ द प्रोसेस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ग्रेटर? हीट एब्जॉर्ब किसमें ज्यादा रहेगा? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा दो। हम जानते हैं डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। पहले वाले की बात करते हैं यहां पर फॉर फर्स्ट, तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा U1। दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे तो दूसरा प्रोसेस हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, आप इसको देख पाए। अब यहां पर हमें मालूम है कि जो डेल्टा U1 U2 है वो तो सेम रहेगा। डेल्टा हियर डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2, क्योंकि डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट नॉट पाथ। फिर से याद दिला रहे हैं, इसलिए ए और बी दोनों इनिशियल फाइनल स्टेज तो सेम है, तो डेल्टा यू दोनों में सेम आ जाएगा, इसमें बदलाव नहीं हुआ क्योंकि पाथ से उसको मतलब नहीं है। अब यहां पर वर्क डन देखने से हम Q1 Q2 के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए ए से बी जाने में ज्यादा एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ये देखिए इतना आ रहा है ना यहां से यहां ये, और W2 में केवल इतना हिस्सा आएगा, ये नीचे वाला ऐसे, देख पा रहे हो कि नहीं कलर बदलने क्या? तो ये दूसरा वाला जो हिस्सा है वो केवल इतना आ रहा है, जहां पर ये नीली लाइनें हैं और हरी वाली लाइनें ज्यादा हैं। इससे हम क्या समझ पाए कि डेल्टा W1 की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा W2 से, इसलिए क्योंकि दोनों सेम है तो डेल्टा Q1 भी ग्रेटर हो जाएगा डेल्टा Q2 से। ये आपका आंसर है, यानी पहले प्रोसेस में हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा दूसरे प्रोसेस की अपेक्षा। इस तरह आप इसको काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली हम लोग चर्चा करेंगे। तो शायद ही आप नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल को लेके चलते हैं बेटा। इस सवाल पे आते हैं। यहां पर देखिए लिखा क्या है, द प्रेशर इन मोनो एटॉमिक गैस इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम दिस टू दिस प्रेशर। तो ये डायग्राम बना हुआ, इधर जहां तक प्रेशर है 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर करके, और ये यहां पर मीटर क्यूब होना चाहिए ये वॉल्यूम के लिए। तो व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 मीटर क्यूब टू 2.5 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस कर लेते हैं। ए से बी गया है मामला, तो ए से बी गया है तो वर्क डन निकालना होगा, तो एरिया निकाल लो, एरिया अंडर द कर्व यहीं पे निकालते हैं जिससे जगह थोड़ी बच जाए। पहला पार्ट, वर्क डन ए से बी जाने में, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो क्या एरिया होगा, ये देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है, ए बी डी ई ए। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको उम्मीद है याद होगा, हाफ लिखते हैं, फिर सम ऑफ ए प्लस बी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए प्लस बी डी, क्लास 10th में या 9th में आपने पढ़ा होगा, और उसके बाद इनटू इनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस ए सी। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया है। ट्रेपेजियम आप समझते होंगे, 10th में या 9th में पढ़े हैं, उससे पहले ही पढ़े होंगे। अब यहां वैल्यू रख दीजिए हाफ, ए की वैल्यू कितनी हो गई, दिस वन, तो दिस इज 4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस बी डी 8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू एसी। एसी का मतलब ये 0.5 में 0.2 घटा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ये करीब करीब आ जाएगी 1.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये पहला वाला देखिए आपका हो गया। इसी तरीके से वर्क डन निकालेंगे। नंबर 2 पकड़ते हैं हम लोग,
नंबर 2 निकालते हैं इधर। नंबर 1 समझ पाए आप? इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, तो इंक्रीज, ये आइडियल गैस है, मोनोटॉमिक, तो ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी। यहां मोल नहीं दिया, हम 1 मोल लेके चल रहे हैं, तो फॉर 1 मोल लिख देते हैं, तो हम पकड़ते हैं Cv इंटू डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1। अब यहां पर आप लिख सकते हैं Cv अपॉन R इंटू R T2 माइनस T1। अब ये जो वैल्यू अंदर गई है देखिए, Cv और R T2 माइनस R T1, और इसको Pv, क्योंकि गैस इक्वेशन होती है 1 मोल के लिए Pv इज इक्वल टू RT, तो RT के लिए Cv अपॉन R, और ये लिख देंगे आप P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। अब इसकी वैल्यू निकाल, और ये देखिए मोनो एटॉमिक के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस हमारा जो Cv की वैल्यू होती है वो 3/2 R होती है। Cv इज इक्वल टू 3/2 R, तो इस वैल्यू को और यहां पुट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं। अब ये जो डेल्टा यू था वो कितना बन गया है आपका 3/2 R, यहां पुट कर दोगे कट जाएगा, केवल 3/2 बचेगा। P2 की वैल्यू ले लोगे तो 8 इंटू 10 की पावर 5 इंटू वॉल्यूम 0.5 माइनस प्रेशर 4 और वॉल्यूम इस पे था 0.2, ये घटा के आप लिख लीजिए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी जो कि होगी 4.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ये जिस तरह किया है आप आइडियल गैस के लिए, तो उस तरह आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इस तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया है। अब लास्ट पूछा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, तो ये बहुत सरल हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा दीजिए, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, तो इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा U आपका आ गया था 14.8 करके, और साथ में 1.8 वर्क डन जो मिला था, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये आपका बेटा आंसर आ गया। तो इसको आप इस तरह नोट कर सकते हैं, और मैं इसको आपको दिखाता हूं जैसे आप इसको नोट कर पाए। ये अच्छा सवाल है, और मैंने सारे वो चुने हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो जाएं। कुछ बच्चे नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें आप। चलते हैं अगले, ये भी बचा हुआ नीचे दिखाना आपको, ये यहां तक, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी करते हैं जैसे क्लैरिटी जबरदस्त मिल जाए अपने को। तो चलिए अगला सवाल पकड़ते हैं बेटा, न्यूमेरिकल। ये देखिए फिर एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, लिखा है 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू टेक ए सिस्टम फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट बी। कितनी हीट दे रहे हैं? 50 कैलोरी की, थ्रू द पाथ ACB। अच्छा, ACB इस पाथ से ले जाते हैं तो 50 कैलोरी की हीट देते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू टेक इट फ्रॉम A टू B वाया ADB। अगर हम इस पाथ से ले जाएं ADB तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे बड़े प्यार से। देखिए कैसे लगा देंगे। पहले हम लोग इसके लिए, जहां ACB के लिए डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W से डेल्टा U निकाल लेंगे। डेल्टा Q हमको पता है, फर्स्ट ACB पाथ की बात कर रहे हैं।
और डेल्टा डब्ल्यू हम निकालेंगे, डेल्टा यू पता चल जाएगा। अब दूसरा पाथ जब फॉलो करेंगे तो डेल्टा यू विल बी सेम, क्योंकि वो तो स्टेट वेरिएबल है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे बात करता है, और वर्क डन उसका भी निकाल के डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। ये हमारा थिंकिंग है। चलिए शुरू करते हैं। पहले डेल्टा डब्ल्यू निकाल रहे हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू ए सी बी, यहां से यहां से यहां, तो इसको ब्रेक कर लिया, डेल्टा डब्ल्यू ए सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी बी। डेल्टा डब्ल्यू ए सी की बात करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा वी कर देना, या प्रेशर हो गया 50 किलो, मतलब 10⁻³ पास्कल। और रही इसकी वॉल्यूम डिफरेंस की बात, तो 300 में से 100 सीसी घटा दीजिए, 300 में से 100 सीसी घटाया, मीटर क्यूब में है इसलिए 10⁻⁻6 आ जाएगा। और अगला जो वर्क डन है, क्योंकि यहां पे चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं है सीबी में, इसलिए 0 हो गया, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो ये 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 जूल, क्योंकि मामला कैलोरी का है इसलिए इसको कैलोरी में चेंज कर लो, 4.2 से डिवाइड कर लो, तो वैल्यू आ गई 2.4 कैलोरी। ये हमारी वर्क डन आ गई हमारा। चलिए नीचे की जगह यहां आ जाते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, जो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की बात है। यहां 50 कैलोरी एनर्जी दी थी हमने, डेल्टा यू हमको पता नहीं है अभी, और डेल्टा डब्ल्यू आया 2.4, तो इससे आप डेल्टा यू निकाल सकते हैं। और डेल्टा यू कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 47.6 कैलोरी। ये पहले के लिए देखिए हिसाब बन गया है, 46.7 कैलोरी। अब नंबर 2 सेकंड प्रोसेस, कलर बदल लेना बेहतर होगा, तो 9 सेकंड ऐसे लिख रहे हैं। पाथ जो आप ले रहे हैं वो है ए डी बी, इस पाथ से इसका वर्क डन क्या हो गया, ए डी बी का वर्क डन हो गया ए से डी, वर्क डन हो गया डी टू बी। एडी में कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो 0 वर्क डन। डीबी की बात करो तो प्रेशर 155 है, चेंज इन वॉल्यूम तो 155 इंटू 10⁻³ प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम 300 में से 100, 300 में से 100 मीटर क्यूब, मीटर में चाहिए तो 10⁻⁻6 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 31 जूल, यानी कैलोरी में 31/4.2 कैलोरी, और ये वैल्यू आ जाएगी 7.4 कैलोरी। डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया। अब इस सेकंड पाथ के लिए, इसी के लिए फिर हम लगा देते हैं डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो जो पहले वाले का वही रहेगा, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल स्टेजेस तो सेम ही हैं। तो डेल्टा यू कितना था, 47.6 कैलोरी में, प्लस कितना वर्क डन किया है 7.4 कैलोरी। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 55 कैलोरी आपको हीट देनी पड़ेगी। ये देखिए आंसर आ गया। आप गलती कतई नहीं करेंगे, लॉजिक अगर समझ रहे हैं तो, बात पकड़ पाए होंगे। तो यहां पर इस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, नोट कर लें जिससे अगली बात हम लोग देख सके। पूरी बात आपको उम्मीद है बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ रही होगी। सब कुछ बहुत सरल है, बस शांति से देखे रहने की जरूरत है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मेल्टिंग प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बातचीत करते हैं। मेल्टिंग का मतलब है जैसे बर्फ है तो बर्फ पानी में पिघल रही है। जब भी मेल्टिंग होती है वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होता है, तो हम क्या पकड़ लेते हैं, डीवी इज लगभग 0, डीवी चेंज इन वॉल्यूम। यहां पर लिखा भी है, व्हेन ए सब्सटेंस मेल्ट्स द चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल and can therefore be neglected. The temperature of a substance remains constant. जब भी स्टेट चेंज होती है बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, टेम्परेचर में बदलाव नहीं आता है। तो अनचेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस, तो उस समय हीट एब्जॉर्ब कितना होता है स्टेट चेंज में, ml डेल्टा क्यू, मास और लेटेंट हीट, वेयर L इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां पर देखिए बाय द फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आप जान रहे हैं कि वॉल्यूम में चेंज है नहीं,
तो वर्क डन कितना हो जाएगा? शून्य, क्योंकि जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होता तो वर्क डन नहीं होता है। तो ये वर्क डन निकल लिया है, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है? ml के बराबर। यानी सो द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाई ml ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस। तो मेल्टिंग प्रोसेस में हमारी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो ml के बराबर होगा, जो हम यहां से समझ पाए। अब इसी पर बेस्ड एक सवाल हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां है ए एट नॉर्मल प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हेन 2 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इनटू वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 182 सेंटीमीटर क्यूब melt in volume decrease by 182 सेंटीमीटर क्यूब। लेटेंट हीट ऑफ आइस वो दे रखी है 3.4 इंटू दिस वन L दे रखा है। फाइंड आउट बाय व्हाट वैल्यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस चेंजेस। इंटरनल एनर्जी आइस की डेल्टा यू पूछ रहा है कितना होगा। नॉर्मल प्रेशर 0 डिग्री टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू ये दे रखी है। तो यहां पर देखिए क्या है, हीट रिक्वायरमेंट कितनी है? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 kg ऑफ आइस वो हो जाती है Q इज इक्वल टू ml स्टेट चेंज में। तो ये रखा 2 किलोग्राम और L की वैल्यू है 3.4 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल। जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो कितना है? आइस का डेल्टा V की वैल्यू है 182 सेंटीमीटर क्यूब। ये डिक्रीज इन वॉल्यूम में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? अब वहां से कंफ्यूज ना करिएगा कि मेल्टिंग में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के किए थे, वो लगभग कांस्टेंट रहता है, बहुत कम का बदलाव होता है। तो जो बदलाव है, अगर बदलाव है वर्क डन का तो वर्क डन निकालना पड़ जाएगा। अब यहां पे जो वर्क डन होगा W वो होगा माइनस P इंटू डेल्टा V, या इसकी वैल्यू ही निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव ना रखें तो P इंटू डेल्टा V। तो P प्रेशर क्या है? नॉर्मल यानी 1 atm 1.01 10 की पावर 5 और चेंज इन वॉल्यूम में वॉल्यूम डिक्रीज किया है यानी माइनस 182 इंटू 10 की पावर -6। माइनस क्यों? वॉल्यूम घटा है। अगर वॉल्यूम घटा है तो बर्फ पर आइस पर काम हुआ है। तो ये वर्क डन कितना हो गया? -18.4 जूल। ये जो माइनस साइन है वो क्या बता रहा है? वर्क इज डन ऑन आइस। वर्क डन बाय द आइस होता तो प्लस होता, ऑन द आइस इसलिए निगेटिव है। वर्क इज डन ऑन द आइस, मेरे ख्याल से सो इट इज नेगेटिव। ये बात इतनी आप पकड़ पाए होंगे। तो वर्क डन निकल आया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए, जिसकी वैल्यू कार्यक्रम डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W आप लिख सकते हैं। तो हीट कितनी दी थी हम लोगों ने? ml 6.8, ये जो वैल्यू आई है, इंटू 10 की पावर 5 माइनस, और ये वैल्यू है -18.4 जूल में। इसको आप ये मतलब प्लस ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 6.8 इंटू 10 की पावर 5। क्योंकि ये वैल्यू इसके सामने बहुत छोटी है तो ऐड होकर भी ज्यादा फर्क करेगी नहीं। दिस इज योर आंसर। और डेल्टा U हमारा क्या आया है? पॉजिटिव। तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस increases when it melts। तो यहां पर यह बात समझने का मौका मिला कि इंटरनल एनर्जी आइस की बढ़ जा गई है यहां पर, क्योंकि डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली बातचीत करते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस की बात करेंगे।
तो आइए चलते हैं, करते हैं बात हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस की। आपने इतना नोट जरूर कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। ये पकड़ते हैं हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस। अब यहां पर व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर। जब लिक्विड को गर्म करोगे तो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम बदल जाएगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर। प्रेशर भी कांस्टेंट है जो लग रहा है एटमॉस्फेयर का या जो तुमने बनाया है, लेकिन वॉल्यूम इज चेंजिंग। लेट अस कंसीडर द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड ऑफ मास m। लेट VL एंड VV बी द लिक्विड का वॉल्यूम और वेपर का वॉल्यूम। तो डेल्टा W कितना हो गया, क्योंकि गैस काम कर रही है, P इंटू डेल्टा V, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो P इंटू डेल्टा V में P VV माइनस VL, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L हो गई, हीट सप्लाई करोगे डेल्टा Q बराबर ML हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, वेपर की इंटरनल एनर्जी माइनस लिक्विड की। अब ये पहली इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स की लगा दो, तो हीट दी थी ML, UL माइनस UV माइनस UL, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दी जो हुई है वेपर बनने में, लिक्विड वाली घटा दी। और ये जो वर्क डन इसने किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाकर आप सवाल को बना सकते हो। एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे क्लैरिटी आपकी बढ़ सकेगी। तो ये रहा वो न्यूमेरिकल बेटा, इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो व्हेन वाटर इज बॉइल्ड एट 2 atm प्रेशर देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज दिस वन एंड बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ, वॉल्यूम 1 किलोग्राम वाटर था इतना, एंड दैट ऑफ 1 किलोग्राम वेपर इतना हो गया। पानी से वेपर बना तो वॉल्यूम चेंज हो गया। When 1 kg water is converted to the vapor of 120 degree centigrade, then find the work done and increase in internal energy। हमें वर्क डन भी निकालना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालनी है। तो आपने हीट कितनी दी इसको, ml के बराबर, पानी को वेपर बनने के लिए ये 1 किलोग्राम आपने ले रखा था, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, कहां गई ये 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6 जूल पर केजी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये हीट आपने सप्लाई की है। वर्क डन की बात कर लो, कांस्टेंट प्रेशर रखा है इंटू डेल्टा V, तो 2 किलोग्राम 2 atm प्रेशर था, सॉरी, तो 2 atm प्रेशर है, तो 2 इंटू 1.0113 ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर 5। ये तो रहा प्रेशर बेटा। और चेंज इन वॉल्यूम, तो यहां पर बेटा चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए बाद में वॉल्यूम था 0.824, माइनस कर देंगे 10 की पावर -3। आप जानते हैं कि जो 10 की पावर -3 होता है 1/130, यानी 0.001, इतना इसका मतलब हो गया। तो यहां पर जब आप 0.001 घटाओ, मैं फिर से लिखता हूं 2 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और यहां पर 0.824 में 0.001 घटाया आपने। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.823, ये वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये आपका वर्क डन आ गया। और अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा U की वैल्यू, जितनी हीट सप्लाई की है, जितना वर्क डन हुआ है। हीट सप्लाई थी हमारी 2.2 इंटू 10 की पावर 6, और वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ रहा है 1.67 इंटू 10 की पावर 5। ये हमारा वर्क डन है। इसको जब आप घटा दें 10 की पावर 6 कर दीजिए, और ये यहां पर एक 0.1 लिख दीजिए। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10 की पावर 6 माइनस
0.167 इंटू 10 की पावर 6, देखिए ऐसे, तो पावर बराबर हो जाएंगी। अब 2.2 में ये वैल्यू घटा दीजिए, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, 2.03 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और ये आपका बेटा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा, जिससे आपको पूरा फील मिल पाया होगा इसमें। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट चीजें देखते हैं। अब आ गया टाइम आपके 3 क्वेश्चन चैलेंज का बेटा। ये 3 क्वेश्चन चैलेंज का मतलब ये है कि जो आज टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, इसी टॉपिक पर ये बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके यहां आ चुके हैं। आप इसको कर उसका आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अगर ये 3 सवाल आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लेक्चर में सुनी गई और देखी गई बातों में कहीं चूक हुई है आपसे। दोबारा आप उन पॉइंट को देखकर मजबूत कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल निकाल के ही छोड़िएगा। केवल 3 हैं जो आपको मदद करेंगे काफी। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। मैं हट जाता हूं 5 सेकंड के लिए, आप इसको नोट करके परफॉर्म या इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 5 सेकंड के लिए हट जाता हूं। तो मेरे ख्याल से शायद 5 सेकंड अब हो गए होंगे, जिससे आप इसको नोट कर सकें। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नंबर 2 क्वेश्चन है, इसको भी नोट करें, या पॉज करें, जैसे भी आप करें, और 5 सेकंड के लिए इसको भी हम लोग रोक लेते हैं, जिससे आप आसानी से इसको समझकर पॉज कर कहानी को आगे बढ़ा सकें। अब आता है आज का फाइनल क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं 5 सेकंड के लिए हटता हूं, जिससे आप आसानी से इसको संभाल सकें, तो जिससे कि आप करके इसका आंसर पोस्ट कर सकें। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे, तो यहां पर इसका आंसर आप पोस्ट कीजिए। तो अगर ये आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट फिजिक्स के आसान भाषा में क्लियर हो और वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो आप झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। जो मैं पढ़ा रहा हूं यही आपके लिए बिल्कुल राइट चॉइस है, क्योंकि ना ये कम है ना ज्यादा है, पूरा कोर्स कवर होगा, एकदम स्पेशली डिजाइंड वीडियो फॉर नीट। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। टॉप क्वालिटी कंटेंट है, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही अगर वीडियो पसंद आया है तो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।